नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड है, उनको देखेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा है, तो वो सब प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, कोस एक्स का कैसे निकालते हैं। और अपनी जो मेंबरशिप प्रोग्राम है इसी में ये कोर्स पूरा चल रहा है, तो अभी आज को आपको 1 बाय 1 करके डेफिनेट इंटीग्रल है जो इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट लिखा हुआ है उसका पूरा सिस्टम से मिल जाएगा। इसका पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करेंगे, तो वहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। तो सिलेबस में जैसे आपके मेंशन है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो आज अपन ये वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे। इसमें जैसे इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, आपको पता है। डेफिनेट इंटीग्रल जो आपने 12th क्लास में पूरा पढ़ा है उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको। अब वो फॉर्मूलाज आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी को लगता है कि उसको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार 20 मिनट वो 12th वाला फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे अपन वही पार्ट कवर करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या होता था, इंटीग्रल कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते थे। अभी क्या करने लगे ये लोग, 7 से 8 क्वेश्चन पूछने लग गए। बट एक चीज़ नोटिस करना, आप सीयूईटी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है और जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसी पे बेस्ड है। तो अपन इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ क्वेश्चंस है, वो सब अपन इसमें देखने वाले हैं कि भाई जैसे लेबनीज रूल है, सीरीज का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, या जो समेशन वाली फॉर्म दे रखी होती है, आर की फॉर्म होती है, उनसे अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो सब अपन इस चीज़ में अपन देखने वाले हैं। अभी अगर अपन ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो बाद में अपना जो डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, ये वाला पार्ट रहता है। तो ये आपका क्या है, ग्रेजुएशन का पार्ट है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, बीएससी का पार्ट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सिंपल आते हैं। और कुछ बार कई बार क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से जो अगर आपके पढ़े हुए हैं तब भी आपको आएंगे, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तब भी आपको आएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप पढ़े हुए हैं तब भी नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़े हुए तब भी नहीं कर पाओगे। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल बहुत बड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसे अपने पूरे 12th क्लास में एक चैप्टर था पूरा का पूरा, तो वहाँ से पूरा इसको कवर नहीं करेंगे। पर जैसे मान लो कोई बोलेगा कि मतलब 0 से 2a पे कैसे निकालते हैं, -a से a पे प्रॉपर्टी लगती है, fx इवन हो जाता है, ओड फंक्शन हो जाता है तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन हो जाता है तो क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब अपन जैसे कोई क्वेश्चन आएगा उसके थ्रू देखेंगे। बाकी मेन जो टारगेट है वो अपन पूरा कवर करेंगे जिस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे डबल ट्रिपल वॉल्यूम है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन भी अपन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि d/dx fx इक्वल टू 5x है, यानी इस 5x का डेरिवेटिव ये वाला है, तो अपन को बोला ना कि इंटीग्रेशन इज द डिफरेंट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी आपका इसका डिफरेंशिएट का तो ये मिला, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिल जाएगा। अरे a1 a2 कोई कांस्टेंट है तो a1 से a2 5x dx क्या बन जाएगा fx, क्योंकि इसका अपन को पता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये वाला है, d/dx ऑफ fx इक्वल्स टू 5x है, तो 5x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, fx आएगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे और हटा के ऐसे लिख देंगे, इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 5x विद लिमिट a1 एंड a2। ये 5x का क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि अपने इंटीग्रेशन किसका करा है, 5x का ही तो करा है। और 5x का डेरिवेटिव आपको पता है कि 5x किसका डेरिवेटिव है, fx का डेरिवेटिव है, तो fx क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की नॉर्मल सी बात थी, जो नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, कभी नहीं पूछे जाने वाली कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन करो, ऐसा नहीं आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एंटी डेरिवेटिव है, इसको अपन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या है कि अगर एफ डेस एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स है, यानी कि किसी कैपिटल फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव करने पे स्मॉल एफ एक्स मिलता है, देन वी से दैट कैपिटल एफ इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, यानी कि एफ का एंटी डेरिवेटिव है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करने पे अपन को डिजायर्ड फंक्शन एफ एक्स मिलता है, तो जो डेरिवेटिव करने वाला फंक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि एफ एक्स देन एफ एक्स प्लस इज आल्सो, अगर मान लो एफ एक्स का ऐसे सपोज दैट एफ डेस एक्स इक्वल्स टू, अगर स्मॉल एफ आ रहा है तो आपको पता है कि एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करोगे तो भी क्या आएगा, एफ डेस एक्स आएगा, तब भी क्या मिलेगा, एफ एक्स ही मिलेगा। यही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंटी डेरिवेटिव यूनिक अप टू कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंट इसके अंदर आता है। ये वाली बात आप समझ गए। अब अपन बात करें कि जैसे मान लो एक्स क्यूब का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 का भी क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। तो दोनों क्या है, यूनिक अप टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इसमें डिफरेंस रहता है एंटी डेरिवेटिव का। और वो बस ये थोड़ा पूछ सकता है कि एंटी डेरिवेटिव, तो उसका मतलब ये कि आपको याद रखना कि कैपिटल एफ डेस एक्स इक्वल्स टू अगर स्मॉल एफ एक्स होता है, देन वी से दैट कैपिटल एफ इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। ठीक है, तो कैपिटल एफ डेस एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स है, देन वी से दैट कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ओके, अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस।
कि एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, देन ए टू एक्स। अब देखो इसने क्या करा कि पूरे इंटरवल ए कोमा बी पे अपन को निकालना है इंटीग्रेशन, तो बट अपन क्या कर रहे हैं, कोई एक्स ऐसा लेके चल रहे हैं जो ए कोमा बी से है। तो अपन लिखा कि ए टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स where fx is any function defined on fb such that f dash x equal to fx, or we can say that for function f an anti derivative है। कैपिटल f क्या है, उसका एंटी डेरिवेटिव है, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि स्मॉल f हैज प्रीमिटिव कैपिटल f। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल f का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कैपिटल f है। तो आप ऐसा कर पाएंगे। इसको सिंपल शब्दों में याद रखने का तरीका ये है कि आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अगर उसका आपको डेरिवेटिव पता है तो आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको डिजायर फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर ए टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स है, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करोगे तो एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या है, कैपिटल एफ है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में बस इतना ही पूछेगा कि प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इसको लिखते कैसे हैं। तो अगर आपको ऐसा भी करना हो कि ए से बी एफ टी डी टी करना हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि आपको पता है कि एफ डेस एक्स इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो एफ बन जाएगा और ये ए टू एक्स एफ टी डी टी, वही तो आपको क्या था, निकालना था। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के स्टेटमेंट हो गया। अब इस पे बेस्ड क्या करता है, जैसे ड्यू 2019 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें मीन वैल्यू निकालना होता है। अब मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, इंटीग्रेशन से। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल यही इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, उसका इतना कोई यूज नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ सी इंटू बी माइनस ए, एंड देन the number fc equals to 1 upon b minus a to b fx dx is called the mean value of function fx on the interval a comma b। it means आपको वो फंक्शन fx है जो कि कंटिन्यूस a comma b पे, तब आपको c मिलेगा a comma b में। अगर बोले कि मीन वैल्यू निकालो तो आप क्या कर सकते हो, a to b fx dx इक्वल्स टू एफ सी इंटू बी माइनस ए। तो ये एफ सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, a to b fx dx अपॉन 1 अपॉन b माइनस ए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, is called the mean value of the function fx on the interval a comma b। ठीक है, अब कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, आपको fx दे रखा होगा, आपको पूछेगा फाइंड द मीन वैल्यू ऑन द इंटरवल a comma b, तो आप इस फॉर्म में निकाल देंगे a to b fx dx 1 अपॉन b माइनस ए, और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मीन वैल्यू है। तो डी 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है अब तक तो, और बाकी ना ही सीयूटी पेपर में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से अपन इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन से। तो विच इज इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन b माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू। अब सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है ए कोमा बी में, और जी एक्स आपका पॉजिटिव वाला है, यानी कि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट ए टू बी एफ टी जी टी, यानी दो फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट है और उनका इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी बाहर आ जाएगा और ए टू बी जी टी डी टी बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर एफ सी की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, ए टू बी एफ टी जी टी और डी टी अपॉन ए टू बी जी टी डी टी, क्योंकि यहाँ पे ये जो जी टी डी टी वाला है, जी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ए से बी में तो इसका इंटीग्रेशन भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और एफ सी को क्या ले लिया इसने, बाहर ले लिया, और जी एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो वही फंक्शन आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे नीचे। तो इस पर इतना कोई इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, बट इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि मीन वैल्यू थ्योरम कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होती है, और एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, और डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन पता चल गया कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब क्या होता है कि डिफरेंस जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उसके अंदर, जैसे कि इंटीग्रेशन ए टू ए माइनस ए से ए है, 0 से ए है, कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, डेरिवेटिव किसका कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स एक्स का कैसे करते हैं, कोस इनवर्स एक्स का कैसे करेंगे, कोस एक्स टेन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। तो ये सारे इंटीग्रेशन है जो याद रखने वाले होंगे, जो फाइनाइट वैल्यू देते होंगे, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और बाकी जो भी डेफिनेट वाले हैं वो आप एक बार 12th वाले चैप्टर में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना वो जरूर देख लें। और पहली बात तो सीयूटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो या तो ऑप्शन से हो जाएगा अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा, तो डेफिनेट वाले में थोड़े से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। जैसे अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अपने को दो चीज़ें दिमाग में आती हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, जो समीशन होता है उसको चेंज कर देता है इंटीग्रेशन के साइन में, एक चीज़।
दूसरी चीज़, अपन इंटीग्रेशन की जब भी बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि एरिया को डिनोट करते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी कोई भी सरफेस है, कोई भी जो आपको ऐसे बोलूँगा कि मैं शेप है, उसका कोई माइन्यूट पोर्शन लेते हैं आप। सपोज अगर आपने एक माइन्यूट पोर्शन लिया, इसका आपने सम निकाला, आपने सारे माइन्यूट पोर्शन का एरिया निकाल के इस माइन्यूट का निकाला, इसका निकाला, और सबका क्या कर दिया आपने, सम कर दिया, तो आपको पूरी बाउंड्री का या पूरा जो शेप है उसका क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने इंटीग्रेशन का डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट लिख दिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई फंक्शन आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स है, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल्स टू बी, और जो एक्स एक्सिस है इसके बीच का जो अपना रीजन है उसके एरिया को डिनोट करता है। ये वाला एरिया है वो आप इस इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, विच इज इक्वल्स टू दिस एरिया। अब ये तो इसके क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इस प्रकार से आप एरिया निकालते हो। जैसे कि आपके 12th में चैप्टर था एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व, अगर मान लो कोई फंक्शन एक जी एक्स और होता और वो कुछ इस प्रकार से क्या बनता, तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, अपन ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू जी एक्स, दो कर्व है, उनके बीच का जो एरिया है वो अपन ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इस इंटीग्रेशन से निकाल लेते। बट यहाँ पे वाई इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो अपन एफ एक्स ले लिया। तो ये तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ कि एरिया को डिनोट करता है। अब कई बार अपन को कोई समेशन भी निकालने पड़ते हैं, तभी मैंने बोला ना कि इंटीग्रेशन आपको सम वाले को भी इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो। तो कई बार कुछ क्या होता है, आपको सीरीज दे रखी होती है या सीक्वेंस दे रखी होती है, जो इनफाइनाइट सीक्वेंस सीरीज होती है, उनकी लिमिट निकालनी होती है या उनका सम निकालना होता है। तो उसको ऐसा करते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0,1 में, तो आप 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 0 टू n एफ आर बाई एन। या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ऐसी कोई सीरीज होती है या इस प्रकार से कोई रिप्रेजेंटेड सीरीज है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे सिंपल इंटीग्रेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपन ने एक्चुअल में क्या करा है, यहाँ पे अपन ने ऐसे तो करा है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n एफ आर बाई एन। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जो समेशन वाला साइन है वो तो चेंज हो गया आपका इंटीग्रेशन में, 1/n है इसको आप बना सकते हो dx, और जो r/n है उसको बना सकते हो आप x। तो ये सिंपल फॉर्म में चेंज होगी। बट आपको ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे जैसे मान लो ये a से b होता है, तो आपको कैसे कोशिश क्या करनी है, जैसे a से b एफ एक्स डी एक्स है, इसको अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन इंटू आर। ठीक है, या r/n की फॉर्म बना देंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि r/n की फॉर्म बन जाए, ताकि क्या होगा, r/n की फॉर्म बनने से आप r/n को अक्स सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और आपका काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे भी आपका समीशन बने, जरूरी नहीं है कि हमेशा लिमिट 0 से 1 ही आएगी। अब एग्जाम्पल से समझ आएगा, जरूरी नहीं हमेशा 0 से 1 आएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 से 3n जा रहा है, तो आप क्या करना, ये वाली लिमिट है ना स्टार्टिंग वाली, इसमें क्या करना, n से डिवाइड करना और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देना, 0 बन जाएगा। आगे वाला है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n/n, तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई लिमिट लिखी होगी समेशन में, तो उसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से 3 बन जाएगी। अगर यहाँ पे 3n माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसको n से डिवाइड करना, तो इसकी भी 3 बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सारी लिमिट निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि 0 से 1 जाएगी, हमेशा इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करें। अगर a से b है तो b माइनस ए बाई एन एफ ए प्लस बी माइनस ए बाई एन इंटू आर करें, और सिंपल होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, समेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन में, 1/n को dx में, r/n को x में। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/4 रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस का 1, 1/4 n स्क्वायर माइनस का 4, 1/4 n स्क्वायर माइनस का 9, अब टू जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 4n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो रूट ऑफ 3n स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब ये तो आप बोलोगे सर ऐसी फॉर्म है ही नहीं, लिमिट n टेंस टू दिख रहा है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको मान लेता हूँ l। तो l कैसा है एक्चुअल में, l ऐसा नहीं है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो 1/4n स्क्वायर माइनस ये एज इट इज है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, समीशन r इक्वल्स टू 1 to n और स्क्वायर रूट ऑफ, मैं क्या कर सकता हूँ, 4n स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। जैसे r इक्वल टू 1 पुट कराइए टर्म, r इक्वल टू 2 पुट कराइए, 3 पुट कराइए, n पुट कराइए, और समीशन चल ही रहा है। तो ये अपने को l बन गया। अब अपन इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे या अपन इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया ना कि इसमें भी n का डिवाइड करके लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसमें भी n का डिवाइड करके लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये तो लिमिट तो बन जाएगी इसकी 0 से 1, और जो समीशन है वो चला जाएगा इंटीग्रेशन के साइन में।
यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इक्वल्स टू 1 to n 1/4n² माइनस आर स्क्वायर का रूट है। इसमें से अगर आप n कॉमन ले लेते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन समीशन तो आर पे लग रहा है, आर इक्वल टू 1/n, 1/n कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर। ये तो बन गया। ये बन गया 4 माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, 1/n को आप क्या बना दो, dx बना दो, आर बाई एन को आप क्या बना दो, x बना दो, समीशन को क्या बना दो, इंटीग्रेशन बना दो। इसमें लिमिट 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी, n/n n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इम्प्लाइज l इक्वल्स टू 0 से 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो ये अपना इंटीग्रेशन बन के आ गया। अब अपन को जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और 0 से 1। जैसे 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या बनता है, π/2, 0 पे 0। तो दिस इम्प्लाइज एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 बनेगा, 0 1, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 होती है। तो अपने से बोलेंगे कि एल इज इक्वल्स टू π/6। तो इसमें कहीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान यही रखना है कि हमेशा फॉर्म ट्राई करना, r/n बन जाए तो उसको x बांध देते हैं, 1/n को dx बोल देते हैं, और जो लिमिट होती है यहाँ पे उसको अपन को किस फॉर्म में बनाना है कि दोनों जो भी अपन r की वैल्यू स्टार्ट करते हैं उसमें n से डिवाइड करके n टेंस टू इन्फिनिटी करके आपको फाइंड आउट करना है। एक एग्जाम्पल और करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये वाला है, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+2 1/n+3 1/6n है, इसकी निकालनी है। तो इसको आप कर सकते हो, इसको भी l मान लो। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है और CUET 2022 वाले पेपर में आया भी, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, l इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल्स टू, देखो n, अब लास्ट वाले क्या है, n+5n है, तो r इक्वल्स टू 1 to 5n और 1/n+r, यही तो है। बस हो गया काम, सिंप्लीफाई इतना ही करना था। अब क्या कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n को बाहर ले लिया अपन ने, और अपनी क्या टर्म बन जाएगी, फिर 1/n जैसे बाहर ले लेंगे, समीशन r इक्वल्स टू 1 to 5n और 1/1+r/n। अब देख लो, मैंने बताया था कि 1/n को dx मान लो, समीशन को इंटीग्रेशन मान लो, r/n को x मान लो। इसमें जैसे 1 ऐसे क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0, ये तो क्या आ जाएगी अपनी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5n/n विच इज इक्वल्स टू 5। तो अपना जो दिस इम्प्लाइज ऐसे बोल सकता हूँ कि l इज इक्वल्स टू 0 से 5 1/1+x dx। हो गया काम। अब इसका इंटीग्रेशन तो भैया आपको आता ही है, विच इज इक्वल्स टू ln 1+x और 0 to 5, तो क्या बन जाएगा ln 6। बस हो गया काम। अब ऑप्शन में से आएगा कि सम ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ दिस लिमिट, सम ऑफ दिस, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ln 6 आ जाएगी। तो बस सिंपल सा था, अपन इस फॉर्म में चेंज करा और अपना आंसर निकाल लिया। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे r इक्वल्स टू 1 to 2 है ना, अब इसमें आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे 2 की जगह 5 पुट करना है लिमिट, क्योंकि ये देखो ऐसे इसने ऐसा लिख के दे दिया और अपन ने डायरेक्ट वाला ऐसा लिख लिया, वो वहाँ पे दे रखा है। तो बस काम यही करना है कि आपको लिमिट इस बार 0 से 2 पुट करनी है, तो यानी कि दिस l इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से 2 और 1/1+x dx। सेम पहले वाले की तरह, क्योंकि यहाँ पे 1/n करेंगे तो ये बनेगा ln 1+x 0 से 2 विच इज इक्वल्स टू ln 3। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये वाली फॉर्म, अगर ये वाली फॉर्म बन गई आपकी, उसके बाद तो सिंपल जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो ये क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या है, प्रॉपर्टी ही है। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ अपन ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ जहाँ कम पूछे जा रहे हैं वहाँ पे अपन कम फोकस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेबनीज रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, लेबनीज रूल। अगर डी बाई, अब जैसे यहाँ पे फाई एक्स एंड साई एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब डिफरेंशिएबल होंगे तो कंटिन्यूस तो अपने आप ही हो जाएंगे।
आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो, अब जैसे डी बाई डी एक्स फाई एक्स से साई एक्स आप जा रहे हैं और एफ क्या है, एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका फंक्शन एक्स और टी का है, लिमिट एक्स के फंक्शन के, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। जब फंक्शन बोथ एक्स और टी का हो तो सबसे पहले काम ये करना है, आपको लिमिट एज इट इज रखनी है। इस एफ एक्स टी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दो एज टी, टेकिंग एज टी इज कॉन्स्टेंट। टी को कांस्टेंट मान के आप इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। आगे वाले स्टेप में क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव कर दो और जहाँ एक्स है वहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दो और बाकी एज इट इज कर दो। माइनस, क्योंकि अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो और एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कर दो। यही क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसका यूज कैसे करेंगे वो आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं भी, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये एफ एक्स टी टी का फंक्शन ही नहीं हो, टी गायब ही, सॉरी एक्स का फंक्शन ही नहीं हो, एक्स हो ही नहीं इसमें, एफ टी ही हो, तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स फाई एक्स एस आई एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू, अब ये वाली स्टेप नहीं आएगी, ये वाली स्टेप यहाँ पे नहीं है, आगे वाली है, साइड एस एक्स एफ साई एक्स माइनस फाइव एस एक्स एफ आई एक्स, यानी अपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव एक्स की जगह अपर वाली लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और एक्स की जगह लोअर लिमिट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ पे तो एफ क्या है, टी का फंक्शन, एक्स का फंक्शन है नहीं, टी को अपन कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये वाली टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, इसलिए सिर्फ आगे वाली टर्म आ गई। तो ये तो क्या है, इसका लेबनीज रूल से किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का अपन क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे अप्लाई कैसे करें, जैसे सपोज दैट कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ वन से एफ टू जी टी डी टी, देन अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डेस को जी ऑफ एफ टू एक्स और एफ टू डेस अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस जी एफ वन एक्स लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ऐसा पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, और ऐसा क्वेश्चन जैसे JNU के एग्जाम होते हैं पुराने उसमें भी है, DU के एग्जाम में भी है, CUCT के एग्जाम में भी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछाने के चांसेस रहेंगे वहाँ पे अपन एग्जाम्पल भी ज़्यादा करेंगे, उस टाइप के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, जहाँ से कम रहेंगे उसको कम पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेने का यही की स्ट्रेटजी होती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, अब 12th वाली चीज़ें बार बार पढ़ाएंगे तो बहुत सी वजह से बोलेंगे सर हमको सब आता है, ये मत पढ़ाओ आप, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अप्रोच किया गया है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको मजा आएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन टी डी टी, आपको पूछा कि फाइंड एफ डेस एक्स, तो अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स अपर लिमिट का डेरिवेटिव और एक्स की टी की जगह क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एक्स डेस का डेरिवेटिव 1 और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, तो बस ये इसका क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स आ जाएगा। ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फंक्शन है ओनली टी का, तो एक्स आएगा ही नहीं, यानी कि डेल बाई डेल एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर साइन टी रूट डी टी करा अपन ने, ठीक है। अब ये अपडेट करने से अपने पास क्या आ जाएगा, इसको अपन ने क्या कर दिया, डेरिवेटिव करा तो ये मिल जाएगी, क्योंकि ये टी का फंक्शन है तो ये वाली स्टेप नहीं आएगी इसमें, ये वाली स्टेप इसमें जीरो बन गई, ठीक है। अब देखो तो एफ डेस एक्स इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एफ डेस एक्स बराबर 2x स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस का रूट साइन एक्स। अब कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स में, वो देखो, इफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, बहुत एग्जाम में, इफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज गिवन बाई a2x एफ टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू 2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, एंड बी, ए और बी दो कैसे रियल कॉन्स्टेंट है, रियल कॉन्स्टेंट, देन एफ ऑफ 4 बताइए। अब आप डायरेक्ट एफ की जगह 4 पुट करोगे तो 4/16, तो 1/4 dt, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। जब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा भाई, और क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी वैसे बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख देता हूँ एक स्टेप और, a2x एफ टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है। इधर तो अब इसका करेंगे, अब देखो पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव और अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1, अपर लिमिट पुट करेंगे तो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट तो ए है और ए और बी कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा। यानी कैसे बोल सकता हूँ, जीरो इंटू एफ ए अपॉन ए स्क्वायर, और आगे टू रूट एक्स था, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा आपको पता ही है कि रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो टू से टू कैंसिल, तो ये बन जाएगा वन अपॉन रूट एक्स, यानी कि वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये तो जीरो हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। तो एक्स की पावर दो में से बटा दो हटा दोगे तो क्या बनेगा, विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, यानी कि आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। अब भले कुछ भी पूछे, आपको निकालना है एफ ऑफ 4, तो विच इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2, विच इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 8। तो बस ये सिंपल डेरिवेटिव लगाना था। लेबनीज रूल आपको समझ आ गया कैसे लगाया अपन ने लेबनीज रूल। अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स से कोस एक्स से ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर डी टी, देन एफ डेज π/4 बताओ। अभी वो बड़ा घुमा फिरा के दिख रहा है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल से अभी खोल देंगे इसको, एकदम 1 मिनट में काम हो जाएगा इसका। तो वही लगाओ फंडा। तो अपन को निकालना है एफ डेज π/4। तो सबसे पहले तो अपने भैया एफ डेज एक्स तो निकालो, π/4 के बाद में निकालेंगे। तो वो क्या बनेगा, d/dx साइन एक्स से कोस एक्स ए की पावर माइनस का टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट का डेरिवेटिव करो भैया पहले। तो सबसे पहले अपर लिमिट का डेरिवेटिव और अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स और ए की पावर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और ए की पावर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अब ये फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ टी का फंक्शन, एक्स का फंक्शन है नहीं, तो डेल बाय डेल एक्स वाली टर्म इसमें आएगी नहीं। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं कर रहे हैं, ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये एक्स का फंक्शन ही नहीं है। जब एक्स का फंक्शन ही नहीं है तो इसको अपने को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इतना काम हो गया कि माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स ई की पावर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है साहब, हो गया काम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अब अपन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एफ डेज π/4 डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, एफ डेज π/4। तो एक्स की जगह π/4 पुट कर दो। तो जैसे एक्स की जगह π/4 पुट करेंगे तो माइनस का साइन π/4 ई की पावर, ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये तो बनेगा ई की पावर माइनस का 1/, ए की पावर माइनस का 1/2, और ये साइन एक्स वाला बन जाएगा 1/√2 के साथ माइनस, क्योंकि कोस एक्स कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर एक्स तो माइनस का 1/2, माइनस ये भी क्या बनेगा ई की पावर माइनस का 1/2 और 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि ई की पावर माइनस 1/2 तो कॉमन ले लो, और ये माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का √2, कि माइनस का 2/√2 तो माइनस का √2 बन गया, और इसको अपन ले सकते हैं माइनस का √2/e। ऐसा है, क्योंकि भाई इसमें से e की पावर माइनस का 1/√2 कॉमन लोगे तो माइनस का 1/√2 यहाँ से माइनस का 1/√2 यहाँ से माइनस का 2/√2, तो माइनस का √2 तो माइनस का √2 अपन ने लिख दिया, और माइनस का साइन बाहर ले लिया तो √2, और ये e की पावर माइनस 1/2 क्या है, e की पावर माइनस 1/2 क्या है 1/e की पावर 1/2। कैसे बोल सकता हूँ 1/√e, ऊपर आपके पास है माइनस का √2, तो क्या बनेगा माइनस का √2/e, तो माइनस का √2/e, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो ये आया सिंपल, आपने सीधा क्या करा, इसकी जगह π/4 पुट करा, एफ डेस π/4 आ गया, तो एफ डेस π/4 आ गया। सिंपल सा काम था, अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। इसमें एक्स वाला फंक्शन है नहीं तो फर्स्ट टर्म आएगी नहीं। एफ फ्रॉम आर टू आर, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा ये भी, कि एफ फ्रॉम आर टू आर भी कंटिन्यूस फंक्शन ए 0 to x f 2t dt इक्वल्स टू x अपॉन पाई साइन पाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ 2 पूछे हैं। अब भैया पहले एफ एक्स तो ज्ञात करेंगे तभी तो एफ ऑफ 2 नहीं आएगा क्या। तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की अपर लिमिट की जगह एक्स पुट कर देंगे, टी की जगह, तो एफ ऑफ 2x
ठीक है, एफ ऑफ 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 का डेरिवेटिव 0, एफ ऑफ 2 0 यानी कि 0 इक्वल्स टू, अब एक बार 1/1 करो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स बाई पाई को एज इट इज रख देते हैं, साइन पाई एक्स का करते हैं। तो साइन पाई एक्स का क्या बनेगा डेरिवेटिव, कोस पाई एक्स इंटू पाई, और ये एक्स अपॉन पाई एज इट इज पड़ा है, प्लस अब एक्स अपॉन पाई का करेंगे तो 1 अपॉन पाई, और ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई एक्स एज इट इज। यहाँ से ये सब तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ 2x, पाई से पाई कैंसिल आउट, विच इज इक्वल्स टू एक्स कोस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई साइन पाई एक्स। ये आ गया आपके पास एफ ऑफ 2x। आपको निकालना है एफ ऑफ 2, इसका मतलब पुट एक्स इक्वल्स टू 1। जैसे एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई ये वाली टर्म बना देगा 0 एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये वाली टर्म तो 0, कोस पाई की वैल्यू माइनस का 1 और एक्स बाहर है ही, तो कोस पाई -1 इंटू 1, तो यानी कि मैं से बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस का 1, यानी कि एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो यहाँ से पता चल गया कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस सिंपल सा था, आपको डेरिवेटिव करना है। अब यार ये तो छोटी छोटी बातें हैं, फंक्शन एनालिसिस की बात होगी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करने हैं। मेन फंडा ये था कि अपर लिमिट पुट करनी है, अपर का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर का डेरिवेटिव, और सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ 0 टू साइन एक्स ई की पावर टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, और कई बार क्या होता है, कई बार आपको एक ऊपर लिमिट ऐसे करके कोई इंटीग्रेशन दे रखा होता है, नीचे कोई एक्स की फॉर्म दे रखी होती है, और बाहर लिखा होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो इस केस में क्या होता है, एक्स टेंस टू 0 में ऊपर भी जैसे आप 0 से एक्स इंटीग्रेशन है, तो ऊपर 0 से 0 करोगे तो 0 बन जाएगा, नीचे भी तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर डेरिवेटिव अलग करना है और नीचे डेरिवेटिव अलग करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव करके आपको उसको सोल्व करना है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, और साइन का डेरिवेटिव आपको निकालना आता ही है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोस एक्स इंटू ई की पावर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा, या सॉरी डेरिवेटिव आ जाएगा। कई बार जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, या आप खुद ही ट्राई मार सकते हो कि इसे 0 टू एक्स लिखा है, एफ ऑफ टी डी टी है, ठीक है, नीचे लिखा है आपके यहाँ पे एक्स लिखा है या एक्स स्क्वायर लिखा है, और लिमिट है एक्स टेंस टू 0। तो इस केस में क्या बनेगा, ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे का डेरिवेटिव नीचे, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर। तो इस केस में से ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन 2x। अब अगेन 0/0 फॉर्म बन गई, फिर अपन को एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है इसकी एक एप्लीकेशन ये भी, अगर ऐसी फॉर्म दे रखी हो तब भी आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल, ये जो लेबनीज रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0/0 फॉर्म में अपन लगाते हैं एल हॉस्पिटल, यानी कि ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के बाद इस वाले इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। तो 2 बार यहाँ पे डेरिवेटिव के रूल लग जाएंगे और इंटीग्रेशन का ये जो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको लेबनीज रूल है वो डेफिनेट इंटीग्रल का अपन कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। अब अपन बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ये वाले इंटीग्रेशन आपको याद करने, ये आरएल पद्धति पर आधारित है, ये आरएल रूल है। आरएल रूल का मतलब है रट्टा लगाओ, उसका मतलब आपको रट्टा मारना है, रट्टा लगाओ। इनको आपको रट्टा नहीं है, या फिर ऐसे हो सके रट लो। आरएल रूल है इसका, यही है कि 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/4 आएगी। ये आपको याद रखना है, 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस डी एक्स, इसकी वैल्यू π/4 है। अब इसी से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या, अगर आपने साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो 0 से π/2 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 1/1 प्लस टेन एक्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोस एक्स का डिवाइड करेंगे तो। भैया एक सेकंड, थोड़ा सा शोर आ रहा है, कचरे वाला आ गया बाहर। तो देखो 0 से π/2 1/1 प्लस कोट एक्स, साइन एक्स से आपने डिवाइड करा तो 1 प्लस कोट एक्स, और यहाँ से 0 से π/2 करेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी π/4, क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाला इंटीग्रेशन ही तो है, सेम ही तो है ये, बस इसमें अपने साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, इसमें अपने कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी π/4 आएगी। ठीक है, अब देखो आगे कि 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स, 0 से π/2 log cos x dx, इसकी वैल्यू होती है माइनस का π/2 log 2। याद रख लेना, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos dx, माइनस का π/2 log 2। अब इस log 2 को log की प्रॉपर्टी से आप जैसे चाहो लिख सकते हो, माइनस का पाई log √2, क्योंकि इसको 1/2 लिखोगे log 2 की पावर 1/2, तो माइनस का पाई log √2, पाई
log 1/√2 कर दो, क्योंकि अब इस माइनस का भी पावर यहाँ पे माइनस ले दो, इसका मतलब 1/√2 बन जाएगा, पाई log 1/√2। और क्या कर सकते हो, π/2 और log 1/2, क्योंकि इस माइनस को सिर्फ लेके आओ तो 2 की पावर माइनस बनेगा, यानी कि -π/2 log 2 विच इज इक्वल्स टू π/2 log 2 की पावर -1, या ऐसा हो सकता है कि π/2 log 1/2। ठीक है, तो आप इसको log की प्रॉपर्टी से कैसा भी लिख सकते हैं, बट जनरली याद करने का तरीका ये है कि 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस का π/2 log 2 आता है। ठीक है, अब जैसे 0 से π/2 log cos x dx, 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस का π/2 log 2 हो गया, ये वाला ऊपर वाला वापस लिख दिया। तो ठीक है, अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप ये बता सकते हैं 0 से π/2 log 10x dx, 0 से π/2 log cot x dx की वैल्यू 0 आती है। कैसे, आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 10x को क्या लिखोगे, log sin x अपॉन cos x विच इज इक्वल्स टू log sin x माइनस का log cos x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, ये वाला इंटीग्रेशन माइनस का π/2 log 2 है, ये वाला भी माइनस का π/2 log 2, बीच में माइनस का साइन है, 0 आ जाएगा। इसको करोगे तो cos x अपॉन sin x बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, log cos x माइनस का log sin x, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब पर अपन इसमें गलती पता कहाँ करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि 10x दिख रहा है, π/2 है तो 10 आता है तो π/4 आ जाएगा, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, log 1 हो जाएगा, ऐसा करके थोड़ा उल्टा सुल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। याद ये रखना है कि 0 से π/2 log 10x dx, 0 से π/2 log cot x dx की वैल्यू भी 0 होती है, और 0 से π/2 log sec x dx, 0 से पी/2 log cos x dx इक्वल्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 log 2। ठीक है, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो 0 से π/2 अपने log sin x cos x माइनस का π/2 log 2, 10 कोट वाले 0 बन गए, sec cos x वाले π/2 log 2 पॉजिटिव आ गए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ध्यान हो गए। और 0 से पाई log sin x dx होता है, उसकी वैल्यू होती है माइनस का पाई log 2, यानी कि जो बाई 2 था वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वरना अपन जानते हैं कि 0 से π/2 log sin x dx की वैल्यू क्या होती है, माइनस का π/2 log 2 होती है। ठीक है, बट यहाँ से 0 से पाई log sin x dx की वैल्यू माइनस का पाई log 2, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये इंटीग्रेशन भी। और एक इंटीग्रेशन और ये है कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का x स्क्वायर dx इक्वल्स टू √π/2, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू √π/2। तो ये सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन थे, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बीटा गामा फंक्शन डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सो आई होप आपकी क्लास में आज आपको जो लेबनीज रूल है और इन डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रल सीरीज वाला समझ में आएगा, और ये जो फॉर्मूले है ये आपको याद करने, इनमें कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जल्दी ही 1-2 दिन में अपन ये पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर देंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू।